कल हम लोग दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ देखे थे और आज हम लोग देखेंगे वेग समय ग्राफ। तो आपके सामने यहाँ पर चार तरह का यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है, तो चारों को यहाँ पर देखते हैं पहले। तो पहला जो आपका यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर भी वेग है, यहाँ पर भी समय है, मतलब कि एक्स एक्सिस पर सभी जगह आपका यहाँ पर क्या है, समय लिया गया है, और वाई एक्सिस पर सभी जगह आपका यहाँ पर वेग लिया गया है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है फिगर, मतलब कि ग्राफ। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है कि इसका जो ग्राफ है आपका क्या है, एक सरल रेखा है। क्या है, एक सरल रेखा ग्राफ इसका है। ठीक है ना, मतलब कि जब आपका ग्राफ सरल रेखा होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग समय ग्राफ। कि अगर मान लीजिए कि वेग समय ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, और वेग समय ग्राफ आपका क्या दिया हुआ है, एक सरल रेखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह जो है आपका जो वस्तु है, ठीक है ना, उसका वेग जो है क्या है, एक समान रूप से वो क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है। मतलब कि उसका जो त्वरण है हमेशा हर समय में, ठीक है ना, उसका क्या है, एक निश्चित रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये उसका ग्राफ होता है, और इसमें सभी जगह सभी बिंदुओं पर इसका जो त्वरण का मान होगा क्या होगा, समान होगा। अगर मान लीजिए कि इस बिंदु पर इसके त्वरण का मान अगर हम 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अगर निकाले हैं, तो यहाँ भी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, यहाँ भी 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। सभी बिंदु पर क्या होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो यह सरल रेखा अगर वेग समय ग्राफ हो तो यह जो आपका है दर्शाता है कि वह जो वस्तु का वेग, वस्तु का जो क्या है, त्वरण है, या कह सकते हैं कि वस्तु का जो वेग है एक समान रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि त्वरण भी क्या होगा, एक निश्चित वहां पर होगा। ठीक है, अगला जो आपका यहाँ पर है दिया हुआ ये वेग समय ग्राफ, तो ये आपका क्या है, समय अक्ष के क्या है, समानांतर है। मतलब कि यह जो ग्राफ दिया गया है ये क्या है, समय अक्ष के समानांतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अचर या समान वेग से गतिशील वस्तु का वेग समय ग्राफ है। मतलब कि इसका वेग कहीं भी आपका न बढ़ रहा है न घट रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर बनाते हैं एक फिगर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 सेकंड है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, और यहाँ पर मान लीजिए कि ये 5 है, यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर ये 15 है, यहाँ पर ये क्या है, 20 है। ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपका क्या है, वेग है, और यहाँ पर इसका क्या है, समय है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समय 1 सेकेंड था तब भी इसका जो वेग था वो क्या था, 20 मीटर प्रति सेकंड था। अगर मान लीजिए समय को हम सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर वेग को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड जब समय हुआ तब भी इसका वेग क्या था, 20 मीटर प्रति सेकंड। 2 सेकंड हुआ तब भी इसका 20 मीटर प्रति सेकंड। 3 सेकंड हुआ तब भी इसका जो वेग था 20 मीटर प्रति सेकंड ही था। 4 सेकंड हुआ तब भी इसका जो वेग है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। 5 सेकंड हो गया तब भी इसका जो वेग है वो क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड ही है। ठीक है, मतलब कि इसके वेग में कहीं भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं अचर या एक समान कहते हैं। मतलब कि कहीं भी इसका जो है वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, तो उस समय आपका क्या होगा कि उसका समय आपका जो प्रारंभिक वेग होगा 100 और आपका जो अंतिम वेग होगा दोनों आपका क्या होगा, बराबर होगा। और उस समय आपका जो त्वरण का मान हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कि जब भी आपका वेग समय ग्राफ अगर समानांतर हो, क्या हो, अगर समय अक्ष के क्या हो, समानांतर हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु है वो एक समान वेग से क्या हो रहा है, एक समान वेग से चल रहा है। एक समान वेग से चलने का मतलब ये हुआ अचर वेग से चल रहा है, मतलब कि उसका वेग कहीं भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एक समान रूप से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे इसका ग्राफ आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, ये बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर यह जो है इसका वेग नहीं बढ़ रहा है ना। इसका वेग जो है क्या है आपका समय अक्ष, इसका जो वेग समय ग्राफ वो क्या है, समय अक्ष के समानांतर है। मतलब कि यहाँ अगर 40 मीटर प्रति सेकंड इसका था तो आगे समय बढ़ते जाएगा तब भी इसका 40 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। मतलब कि इसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो उस समय इसका क्या हो जाएगा, त्वरण जो हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि अगर वेग समय ग्राफ आपका क्या है, वक्र रेखा है। क्या है, वक्र रेखा। तो हम कल बताए थे कि वक्र रेखा जो आपका होता है वो क्या होता है, आपको असमान गति का असमान गति का क्या होता है, ग्राफ होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि समान समय अंतराल में इसमें क्या होता है, वेग में जो होता है असमान परिवर्तन होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, असमान वेग। मतलब कि असमान रूप से ही क्या है, त्वरित हो रहा है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि इस बिंदु पर त्वरण का मान कुछ अलग होगा, इस बिंदु पर त्वरण का मान कुछ अलग होगा, इस बिंदु पर अलग होगा, मैंने सभी बिंदुओं पर यहाँ पर जो त्वरण का मान होगा क्या होगा, अलग अलग होगा। वही अगर सरल रेखा होता है तो सभी बिंदुओं पर क्या होता है, इसका त्वरण का मान सब जगह क्या होता है, बराबर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, अलग अलग बिंदुओं पर त्वरण का मान क्या होगा, अलग हो सकता है। कहीं पर बढ़ सकता है, कहीं पर घट सकता है, बढ़ सकता है, इस तरह से यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर यह जो है दोनों आपका जो है जो ग्राफ है आपका वक्र रेखा ही है ना, मतलब कि दोनों जो है असमान
त्वरण को ही या कह सकते हैं कि असमान वेग को ही यहाँ पर क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। लेकिन एक का देखिएगा, एक का जो आपका है इस तरह से बना हुआ है ग्राफ, ये ऊपर की ओर, और एक का जो है इस तरह से जा रहा है और इस तरह से आगे जाकर के ये क्या हो जाएगा, इस तरह से जाते जाते ये क्या हो जाएगा, समय अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो इसका पहला का मतलब ये हुआ कि यह जो है इसका जो वेग है, ठीक ना, एक यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका जो वेग है ये बढ़ रहा है, ठीक है। वेग क्या हो रहा है, कम था, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब कि इसका जो त्वरण है, ये त्वरण क्या होगा, धीरे धीरे इसका त्वरण बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। और इसका जो है धीरे 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 इस तरह से जाते 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 ये क्या हो जाएगा, इस तरह से समय अक्ष के क्या होगा, ये समानांतर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आगे जाकर के इसका जो त्वरण होगा, क्या आगे जाकर जो इसका त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि आगे जाके इसका जो वेग होगा एक समान हो जाएगा और वहाँ पर त्वरण इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यह जो है घटते हुए त्वरण का उदाहरण है, ठीक है। मैंने यह जो ग्राफ है यह दर्शा रहा है, ठीक है ना, कि इसका त्वरण क्या होगा, घटते जा रहा है, ठीक है ना। और यह इस बात का यहाँ पर संकेत दे रहा है कि इसका जो त्वरण है क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। मतलब कि कम से शुरुआत है, धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कि इसका वेग क्या हो रहा है, इस मान की ओर ऊपर की ओर जाएगा तो इसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और ये इस तरह से जा रहा है, ठीक ना, तो ये समानांतर होते होते इसका क्या हो जाएगा, त्वरण जो होगा क्या होगा, कमेगा। तो यह दोनों जो है आपका असमान त्वरण का ही असमान त्वरण का ही ग्राफ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि क्या हो रहा है, इसका त्वरण बढ़ेगा और इसका त्वरण क्या हो रहा है, घटेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दो तरह का यहाँ पर बताया गया है। अब एक बात और कि अगर मान लीजिए कि वेग समय ग्राफ, अगर मान लीजिए कि आपका क्या होगा, यह जो आपका ग्राफ है, अगर मान लीजिए कि ये समय अक्ष पर ही अगर होता तो क्या होता, अगर मान लीजिए कि यह ग्राफ समय अक्ष पर ही होता तो यह एक्स माने समय अक्ष पर ही क्या होता है, संपाती होता है, क्या होता है, संपाती। मतलब कि जब एक लाइन है दूसरे उसी माने एक ही लाइन पर दूसरा लाइन आ गया, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि एक लाइन जो है दूसरे पर क्या है, संपाती है, क्या है, संपाती है। तो अगर मान लीजिए कि यह घटते 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 अगर मान लीजिए कि समय अक्ष पर ही आ जाए तो उस समय क्या होगा, तो उस समय इसका मतलब ये हुआ कि एक्स पर यह बिंदु आ गया, मतलब कि एक्स पर आपका जो है वाई का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि एक्स पर आपका सिर्फ यहाँ पर समय होगा, यहाँ पर वेग यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो वेग यहाँ पर जीरो हो जाने का मतलब ये है, ठीक है, कि आपका जो वस्तु है वो आपका क्या है, स्थिर हो गया है, क्या हो गया है, स्थिर हो गया है। तो याद रखिए कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि वेग समय ग्राफ, वेग वेग समय ग्राफ यदि समय अक्ष के संपाती हो तो वस्तु विराम में होगा, वस्तु विराम में होगा, ठीक है। मतलब कि यदि वेग समय ग्राफ अगर आपका क्या हो, संपाती हो, मतलब कि यह जो है आपका ये घटते 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 अगर एक्स एक्सिस पर ही आ जाता है, ठीक है, तो उस समय आपको पता है कि समय है तो इस पर समय का ही वैल्यू होगा, यहाँ पर वेग का वैल्यू कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, जीरो होगा। कल हम आपको बताए थे कि एक्स एक्सिस पर जो होता है वाई का वैल्यू जीरो होता है और वाई एक्सिस पर क्या होता है, एक्स का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। तो जब यह इसी के संपाती हो जाएगा, ठीक है, तब उस समय क्या होगा कि इसका वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वेग जीरो हो जाने का मतलब है कि वस्तु आपका क्या है, गतिशील नहीं है, मतलब कि अर्थात आपका जो वस्तु है वो क्या है, विराम की स्थिति में है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कल हम आपको बताए थे कि जैसे अगर आपका दूरी समय ग्राफ होगा, ठीक है, तो दूरी समय ग्राफ अगर आपका सरल रेखा होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका एक समान चाल वहाँ पर एक समान चाल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसका जो ढाल होता है वो क्या होता है, उसको हमको चाल का मान देता है। अगर मान लीजिए कि वही विस्थापन समय ग्राफ अगर सरल रेखा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि एक समान वेग से क्या हो रहा है, वस्तु गतिशील है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और उसके ढाल से मतलब कि विस्थापन समय ग्राफ के ढाल से हमको क्या मिलता है, वेग का मान मिलता है। उसी तरह से यहाँ पर जो है वेग समय ग्राफ का जो ढाल होगा, ढाल का हम आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है, तो ये और ये इस दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं, ठीक है। तो वेग समय ग्राफ का ढाल हमको क्या आता है, त्वरण देता है, क्या देता है, त्वरण का मान देता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके नीचे का जो एरिया होगा इसको यहाँ पर हम बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका है वेग समय ग्राफ है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर ढाल का जो मान होगा, जैसे मान लीजिए कि ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये क्या हो गया, आर होगा। तो अगर पी क्यू अपॉन क्यू आर अगर हम करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमको यहाँ पर मिलेगा त्वरण, क्या मिलेगा, त्वरण, क्योंकि ये ऊपर में जो है ये आपका क्या है, वेग है और ये आपका क्या है, समय है। तो इसका रेशियो क्या कहलाएगा, आपका त्वरण कहलाएगा, ठीक है। आपको पता है कि वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं।
और इसके नीचे का जो ये एरिया होगा, यह जो इसका ग्राफ है, इसके नीचे का, इसके ऊपर का नहीं, इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा, ये हमको जो मान देगा, ये क्या चीज़ का मान देगा, तो ये हमको विस्थापन का मान देता है। क्या चीज़ का मान देगा, विस्थापन का मान देता है, कि वेग समय ग्राफ का जो नीचे का आपका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो हमको क्या चीज़ का मान देगा, विस्थापन का मान देगा, और उसका जो ढाल है वो हमको क्या चीज़ का मान देगा, त्वरण का मान देगा। हाँ, और एक बात और ये देखिए कि यह जो आपका जो ग्राफ होता है ना, यह सिर्फ एक समान रूप से गतिशील वस्तुओं के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। उसी में हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से अगर दिया हुआ है, वेग समय ग्राफ, और मान लीजिए कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है 0, यहाँ पर लिखा हुआ है u, यहाँ पर लिखा हुआ है v, और मान लीजिए कि समय में कुछ लिखा हुआ है t, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु स्टार्टिंग पॉइंट में था, ठीक है ना, तो उस समय इसका जो वेग था वो क्या था, u के बराबर था, और जैसे जैसे समय बीता गया तो उसका जो वेग है वो क्या हो गया, बढ़ के v हो गया, ठीक है ना। और समय यहाँ पर क्या होता है, t होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम जो है आपका जो 3 इक्वेशन होता है, इसमें 3 आपका जो समीकरण होता है, v बराबर u प्लस ए टी, और आपका दूसरा हो जाता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा आपका जो होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर हम क्या किए हैं कि एक वेग समय ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। इसमें ये आपका समय अक्ष हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका वेग का अक्ष हो गया, ये आपका है वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर वो है, वो आपका क्या है, मूल बिंदु होता है, ये आपका वो क्या है, मूल बिंदु है। कोई वस्तु जो है पी से चलना शुरू किया, ठीक ना, और जिस समय इसका समय 0 था, क्या था, 0 था, ठीक ना, तो उस समय इसका वेग क्या था, यू था। यू मतलब कि उसका प्रारंभिक वेग होगा कुछ भी, ठीक है। तो उसको हम क्या मान लिए, यू मान लिए कि ओ से लेके पी तक का जो आपका वैल्यू है वो क्या है, यू के बराबर है। और फिर जैसे जैसे समय बीता गया उसी तरह से इसका वेग भी क्या हो गया, बढ़ते गया, और वेग बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, भी हुआ। तो भी जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो ए ओ से लेकर के क्यू तक का पूरा वैल्यू यहाँ पर भी होगा, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर हम अंतिम वेग की बात करेंगे तो अंतिम वेग में आपका क्या होता है, प्रारंभिक वेग शामिल होता है, ठीक है। तो यह भी जो है पूरा ओ से लेकर के क्यू तक का वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या किए कि इसे एक हम लम यहाँ पर डाले, ठीक है, लम डाले। उसके बाद हम यहाँ पर क्या किए कि पी से यहाँ पर हम बी को ज्वाइन कर दिए, पी से बी को यहाँ पर हम क्या कर दिए, मिला दिए। उस तरह से यहाँ पर
यह जो Q है उसको मिला दिए C से, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि पहला जो आपका समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT उसको हमको प्राप्त करना है। तो हम आपको बताए थे कि जो आपका वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है, क्या होता है, वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है उसी से हमको क्या चीज़ का मान पता होता है, त्वरण का मान पता होता है। ढाल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका ढाल होगा, यहाँ पर जो आपका क्या होगा, ढाल होगा, तो यहाँ पर जो आपका CB है, क्या है, CB, और यहाँ पर जो आपका क्या है, PB है। इसी का अनुपात को यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ढाल कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम ग्राफ जब इस तरह से खींचते थे तो यहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ से लंब डाल दिए, ठीक है, और यह और इसका जो रेशियो होता था इसी को हम क्या कहते थे, ढाल कहते थे। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या किए कि यहाँ पर जो समय अक्ष है इसको यहाँ पर हम इसके समानांतर बना दिए, मतलब कि OA के समानांतर यहाँ पर हम क्या कर दिए, PB को खींच दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये BC जो है 100 और यहाँ पर जो आपका PB है 100, ये इसका जो रेशियो होगा वो हमको क्या चीज़ का वैल्यू देगा, वो हमको वैल्यू देगा त्वरण का, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि O से लेके P तक का वैल्यू क्या है, U है, O से लेके P तक का वैल्यू U है, तो A से लेके B तक का ये वैल्यू क्या होगा, U होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एक आयत है और आपको पता है कि आयत के आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये अगर OP अगर U है तो यहाँ पर AB भी क्या होगा, U के बराबर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर O से लेके A तक का वैल्यू क्या है, T है, मतलब कि T समय है, ठीक है। तो P से लेके B तक का वैल्यू क्या होगा, T होगा, क्या होगा, T होगा, ठीक है। अब एक बात और कि हमको पता है कि O से लेके Q तक का वैल्यू क्या है, V है, और O से लेके P तक का वैल्यू क्या है, U है। लेकिन हमको यहाँ पर P से लेके Q तक का वैल्यू हमको पता नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि OQ इज इक्वल टू, O से लेके Q तक दो भाग में बटा हुआ है, दोनों भाग आपका क्या है, पहला भाग आपका OP है और दूसरा भाग आपका क्या है, PQ है। तो ये दोनों को जोड़ने से हमको OQ का मान पता होगा। और हमको यहाँ पर पता है कि OQ का वैल्यू क्या है, तो O से लेके Q तक का वैल्यू हमको पता है कि ये V है, तो यहाँ पर हो गया V। और O से लेके P तक का वैल्यू पता है क्या, U, और PQ हमको पता नहीं, तो PQ यहाँ पर हम रहने देंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, V, ये U यहाँ पर प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में U, बराबर में क्या हो गया, PQ। मतलब कि यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि PQ का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो P से लेके Q तक का जो वैल्यू है वो आपका V माइनस U के बराबर है, ठीक है। और ये अगर V माइनस U है तो जितना यहाँ पर PQ होगा उतना ही यहाँ पर क्या होगा, BC होगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा V माइनस U, ठीक है। हमको इसका यूटिलाइज आएगा BC अपॉन BP का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, BC का यहाँ पर मान निकालिए, यहाँ पर हम निकालिए BP का मान, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ढाल बराबर, यहाँ पर ढाल आपका क्या होगा, तो ढाल जो आपका होगा यहाँ पर BC, क्या होगा, BC, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, BP। और ढाल जो हमको कैंची का मान देगा, तो ढाल जो होता है वो A का मान देगा, तो A हो गया। BC का वैल्यू क्या निकाले हैं, तो हम आपको बताए हैं कि जितना यहाँ पर PQ है उतना ही आपका क्या है, BC है, अर्थात इसका वैल्यू क्या है, V माइनस यू है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे V माइनस यू। और BP आपका क्या है, तो BP आपका है यहाँ पर T, तो यहाँ पर हो गया T। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा AT इज इक्वल टू V माइनस यू। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, U को इधर ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, U प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया AT, बराबर में क्या हो गया V, अर्थात आपके पास आ गया V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो जब ये हम त्वरण के बारे में आपको पढ़ा रहे थे तो उस समय हम आपको इसका जो होता है मैथमेटिकल प्रोसेस, ये भी आपका मैथमेटिकल ही प्रोसेस है, मतलब कि ये आपका ज्योमेट्री ग्राफ से हटे ना, तो उस वहाँ पर भी हम आपको बताए थे कि V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है। और यहाँ जो V इज इक्वल टू U प्लस AT लाए हैं, आपका क्या है, ग्राफीय विधि है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्राफीय विधि से आप त्वरण का मान प्राप्त करें, तो आपको इस तरह से वहाँ पर बताना होगा। तो ये जो होता है इसको हम गति का पहला समीकरण कहते हैं। तो ये हो गया आपका, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे ये तो आपका हो गया त्वरण का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमको अगर निकालना होगा विस्थापन, तो हम बताए थे थोड़ी देर पहले कि विस्थापन जो होता है आपका, जो वेग समय ग्राफ होता है उसका जो आपका क्या होता है, जो ग्राफ होता है उसके नीचे का जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल, वो हम उससे हमको क्या मिलता है, तो उससे हमको मिलता है विस्थापन का मान, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे।
तो हमको उसके लिए किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो ये जो आपका जितना एरिया है 100, ये पूरा, और ये मतलब कि ये जो पीसी ग्राफ है इसके नीचे का जितना जो एरिया होगा सब हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो आपका PBAO ये आपका क्या है, एक आयत है, और PBC ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो अगर हम इस आयत का क्षेत्रफल और इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को हम यहाँ पर क्या कर दें, निकाल के जोड़ दे, तो पूरा आपका क्या हो जाएगा, पूरे आपका पीसी के नीचे का जितना जो ग्राफ है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, और उसका क्षेत्रफल आपका किसके बराबर होगा, तो आपका एस के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विस्थापन बराबर, हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, PBOA का क्षेत्रफल, PBOA का क्षेत्रफल, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, तो PBC का क्षेत्रफल। PBC आपका क्या है, यहाँ पर ये PBO जो है आपका क्या है, एक आपका आयत है, और PBC जो है आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर ये आपको कैची का वैल्यू देगा, तो ये आपको वैल्यू देगा एस का, तो यहाँ पर हम लिख दिए एस। विस्थापन को हम लोग कैची से लिखते हैं, एस से लिखते हैं। अब आपको आयत का क्षेत्रफल पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो यहाँ पर अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OA, और चौड़ाई की बात करेंगे तो OP। ये आप लंबाई PB को भी ले सकते हैं और चौड़ाई AB को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब कि OA गुना में OP, ये आपका लंबाई हो गया, और ये आपका क्या हो गया, चौड़ाई, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज PBC जो है इसका आधार यहाँ पर क्या है, PB, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PB, और ऊंचाई जो इसका है वो आपका किसके बराबर है, CB के बराबर, तो यहाँ पर हो गया CB। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं S बराबर OA गुना OP। तो OA आपका क्या है, तो OA जो है आपका T के बराबर है, और OP जो है आपका U के बराबर है, प्लस 1/2 PB जो है आपका T के बराबर है, और CB जो है आपका V माइनस U के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, S बराबर U में T से गुना करेंगे तो UT हो गया, प्लस 1/, यहाँ पर क्या हो गया 2, यहाँ पर हो गया T। और अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया है कि AT इज इक्वल टू क्या होता है, V माइनस U। इससे पहले वाला जो इक्वेशन हम लाए हैं उसमें AT होता है किसके बराबर होता है, V माइनस U के बराबर होता है। तो V माइनस U है, वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं AT। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये V माइनस U के बदले यहाँ पर हम लिख देंगे AT। तो इस तरह से आपके पास एक समीकरण आ जाएगा, S बराबर UT प्लस हाफ, मतलब कि 1/2 AT में T से गुना होगा तो T²। तो ये आपका एक समीकरण हो गया। ठीक है, इसमें याद रखिए कि जब भी वस्तु कोई अगर विरामावस्था से चलना शुरू करता है, ठीक है, तो जब भी विरामावस्था से चलना शुरू करता है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है वो आपका क्या होता है, U होता है। क्या होता है, U। मतलब कि जब वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करे तो उस समय प्रारंभिक वेग उसका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और जब यहाँ पर 0 आप मान रखिएगा तो S बराबर क्या हो जाएगा, हाफ AT²। तो उस समय जो आपको विस्थापन का मान निकालना होगा, ठीक है, तो हम कैची का यूज करेंगे, S बराबर हाफ AT² का यूज करेंगे। ठीक है, कब, जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई कार्य विरामावस्था से चलना शुरू कर रहा है, ठीक है, तो उस समय ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इसी का ये दूसरा रूप है कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका समीकरण का दूसरा समीकरण, आपका जो वे गति का जो आपका दूसरा समीकरण है ये आपका हो गया S बराबर UT प्लस हाफ AT²। U आपका क्या है, तो U आपका प्रारंभिक वेग है, T आपका क्या है, समय है, A आपका क्या है, तो A आपका त्वरण है, और S आपका क्या है, तो विस्थापन है। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है जब T आपका नहीं रहेगा दिया हुआ तो आप विस्थापन कैसे निकालिएगा, तो उसके लिए हम एक इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला जो आपका इक्वेशन होगा वो भी आपका जो होगा विस्थापन से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हमको विस्थापन निकालना है तो हमको इसी का एरिया निकालना पड़ेगा। तो अभी जो हम इसका एरिया निकाले थे एक तरीका में हम क्या अप्लाई किए थे कि पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकाले थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे, दोनों को जोड़ दिए थे तो इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इसी का क्षेत्रफल हम दूसरे तरीके से अप्लाई करके निकालेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो आपका फिगर बन रहा है, ठीक है ना, तो इसमें 4 भुजा है, ये आपका OP है, ये आपका AB है, ये आपका OP है, ये आपका OA है, ये आपका AC है, और ये आपका क्या है,
PC है, ठीक है। तो ये आपका 4 भुजा है तो चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो चतुर्भुज में आपको पता है कि एक जो आपका होता है इस तरह से, अगर कोई फिगर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों भुजा जो है आपका क्या है, समानांतर है, और ये दोनों भुजा आपका समानांतर नहीं, ठीक ना। इसमें इस तरह का भी हो सकता था, इसको अगर हम आगे बढ़ाते और इस तरह से इसको हम मिला देंगे, ठीक है, तो ये भी हो गया। या मान लीजिए कि यहाँ इस तरह से नहीं दे करके और यहाँ पर अगर इस तरह से खींचा हुआ है तभी, तब इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं समानांतर, इसको हम कहते हैं समलम चतुर्भुज। क्या कहते हैं, समलम चतुर्भुज कहते हैं। समलम चतुर्भुज में यानी क्या कि दो भुजा आपका क्या होगा, समानांतर होगा, और दो भुजा जो आपका है वो समानांतर नहीं होगा, ठीक है। अगर चारों भुजा समानांतर हो जाएगा तो उसमें वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका आयत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि दो भुजा आपका समानांतर होता है और उसके बीच का दूरी आपका पता है कि हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि समानांतर रेखा जो भी होता है उसके बीच का लंबवत दूरी होता है हमेशा बराबर होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर ये OP और यहाँ पर ये AB, सॉरी CA, ये दोनों आपका क्या है, समानांतर इसका भुजा हुआ, ठीक है ना। और यह OA जो है इसका क्या है, लंबवत दूरी हुआ, या कह सकते हैं कि PB जो है इसका क्या है, लंबवत दूरी हुआ, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम समलंब चतुर्भुज के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो आपको पता है कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग और गुना में होता है संगत ऊंचाई, या शीर्षलंब भी आपको लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब होता है समानांतर, ठीक है। तो 1/2 समानांतर भुजाओं का योग यहाँ पर लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ समानांतर भुजाओं का क्या होता है, योगफल होता है, और गुना में क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर OP और ये आपका जो CA है वो आपका क्या है, समानांतर भुजा है। और संगत ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो OA ले लीजिए, ये आप कह लीजिए PB, दोनों आपका क्या है, बराबर है। तो उस तरह से इसका क्षेत्रफल हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज, यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो POAC, POAC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समानांतर भुजाओं। तो समानांतर भुजा यहाँ पर क्या है, OP और AC। याद रखिए कि समानांतर भुजा का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों भुजा आपका लंबाई में भी बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि ये और ये दोनों भुजा समानांतर है, ठीक है ना। अगर कहेंगे कि बराबर है तो बराबर नहीं, ठीक है ना। बराबर इसलिए नहीं क्योंकि इसका लंबाई और इसका लंबाई में अलग अलग डिफरेंस है, ठीक है ना। और इसके बीच का जो दूरी है वो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। इसको आगे की अगर तरफ हम बढ़ाएंगे तो भी इसके बीच का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि समानांतर रेखा होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दोनों रेखा का लंबाई, या कह सकते हैं कि दोनों भुजाओं का लंबाई बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो समानांतर भुजा है आपका वो क्या है, OP है, और यहाँ पर आपका क्या है, AC है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, OP प्लस में क्या लिखेंगे, AC। और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, OA लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया OA, ठीक है। 1/2 समानांतर भुजाओं का योगफल गुना में ऊंचाई। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो हमको क्या चीज का वैल्यू देगा, तो S का वैल्यू देगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए S, ठीक है। अब यहाँ से हम क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2S हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2S बराबर OP। तो OP किसके बराबर है, U के। यहाँ पर तो यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर क्या बच गया, एक से गुना करेंगे तो OP प्लस AC ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर OP के बदले हम क्या लिख दिए, U। AC आपका A से लेकर C तक का जो दूरी है वो आपका किसके बराबर है, तो A से लेकर C तक का दूरी यहाँ पर O से लेकर Q तक की दूरी के बराबर होगा। और ये किसके बराबर है, V के। तो यहाँ पर हो जाएगा V। और OA, तो OA जो है आपका वो किसके बराबर है, T के बराबर है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, T हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, T हो गया। हाँ, और अभी हम क्या बोले थे थोड़ा देर पहले कि यहाँ पर जो समीकरण होगा, जब आपको समय दिया हुआ नहीं रहेगा तब हम दूरी निकालने की बात करेंगे, या कह सकते हैं कि विस्थापन निकालने की बात करेंगे। तो यहाँ से हमको ये समय यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, मतलब कि टी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो टी को रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, अभी आपको फॉर्मूला बताए थे कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। और यहाँ से लिख सकते हैं कि v माइनस यू बटा में हो जाएगा आपका a बराबर हो जाएगा t के। मतलब कि जहाँ पर अगर t लिखा हुआ है वहाँ पर हम v माइनस यू बटा में a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये t रहने देंगे, ठीक ना। और सॉरी, ये 2s यहाँ पर रहने दीजिए बराबर, u प्लस v को हम लिख सकते हैं v प्लस यू। a प्लस बी है या b प्लस ए एक ही होता है तो हम लिख सकते हैं, ठीक ना।
लेकिन a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम u प्लस वी को हम क्या लिख दिए, v प्लस यू लिख दिए, और ये आपका t है तो t के बदले हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू, और बटा में क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्रॉस गुना करेंगे तो ये a यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a s हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा v प्लस यू, और यहाँ पर हो जाएगा v माइनस यू। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 2as, और इसको a प्लस बी और इंटू a माइनस बी पर स्क्वायर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या इसी को अगर हम आगे लिखेंगे तो लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका एक तीसरा समीकरण हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हैं, s निकाल सकते हैं, a भी निकाल सकते हैं, प्रारंभिक जो वेग होता है वो भी निकाल सकते हैं, और भी निकाल सकते हैं ना, कब जब आपको समय दिया हुआ नहीं रहेगा तब, ठीक है। तो इस तरह से आपका गति का तीसरा समीकरण यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। और ये तीनों जो हम आपको बताए थे, ये आपका क्या चीज, ये कौन सा विधि था, तो ये ग्राफीय विधि था, ठीक है। और ये त्वरण निकालने का फॉर्मूला था वो आपको हम पहले ही उसका परिभाषा से हम उसको निकाल के बता चुके हैं, ठीक है ना, कि a इक्वल टू वी माइनस यू बटा में t होता है। अब जो आपका जो इसका जो मैथमेटिकल प्रोसेस है, मतलब कि ये भी आपका मैथमेटिकली प्रोसेस है, ठीक ना। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन है ग्राफीय विधि से आपको नहीं बनाना है, ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक ना, तब इस तरह से दोनों फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो भी हम बताए थे, ठीक है। तो उससे पहले आप क्या कीजिए कि इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, और एक बात और ये है कि तीनों जो आपका अभी जो फॉर्मूला भी हम बताए हैं, ठीक ना, वो तीनों के लिए ग्राफ एक ही तरह का बनता है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं होता है। वही जो आपको विस्थापन निकालना होगा तो ग्राफ का क्या कीजिएगा, क्षेत्रफल निकालिएगा, और जब आपको त्वरण का मान निकालना होगा तो उसका क्या निकालिएगा, ढाल निकालिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला जो आपका है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसको हम निकालने का दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। तो हमको पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी होता है, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं हम कि v बराबर होता है u प्लस एटी। अब हमको यहाँ पर लाना है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर आपका नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा u प्लस एटी का स्क्वायर। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर, इसको हम मान लेंगे a और इसको हम मान लेंगे b, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2a भी होता है। तो उस पर इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस में हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 2 प्लस में क्या हो जाएगा 2 यू ए टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यहाँ पर हमको आ गया, ठीक है ना। अब हमको क्या लाना है 2as। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर हम 2a कॉमन लेते हैं, इतना में से हम क्या करते हैं 2a कॉमन लेते हैं, तो 2a तो यहाँ पर है, 2a कॉमन लिए, लेकिन यहाँ पर 2a नहीं है। यहाँ पर हमको जो फॉर्मूला लेना था वो आपका क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर हम क्या किए कि वी स्क्वायर लिख लिए, यू स्क्वायर तो हमको यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। लेकिन अब इतना को सोल्व करके हमको क्या लाना है 2as लाना है। तो यहाँ पर हम क्या किए 2a कॉमन लिए, जब 2a कॉमन लिए तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पर a स्क्वायर टी स्क्वायर के बदले यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है a है, तो यहाँ पर एक क्या बचेगा, एक a बचेगा, टी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर 2 नहीं था, क्या था 2 नहीं था, और 2 यहाँ पर हम निकाले हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे नीचे में यहाँ पर हम लिख देंगे 2। तो इससे होगा क्या कि 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, a में a से गुना होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और टी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2a यहाँ से 2 ले लिए, a ले लिए, तो बच क्या गया u t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u t, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। इसको अगर हम अरेंज वे में लिख देंगे तो क्या लिख सकते हैं यू टी प्लस, ये 2 है तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, और इंटू में क्या लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर। फिर हम गुना करेंगे तो ए टी स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और इतना का वैल्यू हम जानते हैं किसके बराबर होता है इसके, तो यहाँ पर हो गया इस,
तो यह जो आपका हो गया ये मेथड क्या चीज़ का हो गया, ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको स्क्वायर करके। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला जो आपका फार्मूला होगा वो आपका होगा एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, आपको आगे भी यहाँ पर इसका यूज होगा न्यूमेरिकल सोल्व करते समय, कि जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से अगर गतिशील है, कोई वस्तु अगर एक समान त्वरण से गतिशील है, तो उसका जो औसत चाल होता है, याद रखिए कि एक समान त्वरण से गतिशील होगा तब। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु, और अभी जो हम लोग ये फार्मूला निकाले हैं वो सब एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु का ही हम निकाले हैं। ठीक है, मतलब कि यह सब जो फार्मूला एप्लीकेबल है वो सब एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के लिए ही एप्लीकेबल है, और इसका तो असमान त्वरण से गतिशील होगा तो उसके लिए फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है, मैंने उसके लिए यह फार्मूला उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु अगर एक समान रूप से क्या है, गतिशील है, एक समान त्वरण से गतिशील है, ठीक है, तो उसके लिए जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है, मतलब कि भी ए भी, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है यू प्लस भी बटा में होता है 2। ठीक है, क्या होता है, यू प्लस भी बटा में होता है 2। ये फॉर्मूला आपका होता है कि अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, एक समान वेग से कहने का मतलब क्या हुआ कि एक समान बढ़ते हुए वेग से अगर गतिशील है, ठीक है, या एक समान त्वरण से गतिशील है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है औसत चाल का होता है यू प्लस भी बटा में होता है 2। मतलब कि प्रारंभिक वेग और जोड़ अंतिम वेग बटा में 2, मतलब कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का जो माध्य होगा वो हमको क्या चीज़ का वैल्यू देगा, तो हमको औसत चाल कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि औसत वेग का हमको वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि औसत चाल अगर हमको निकालना होता है तो औसत चाल का फार्मूला होता है क्या, तय किया गया कुल विस्थापन बटा में विस्थापन को तय करने में लगा कुल समय। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो तय किया गया कुल विस्थापन होगा तो वो एस के बराबर ही होगा। तय किया गया कुल विस्थापन जो होगा किसके बराबर होगा, एस के बराबर होगा, और तय करने में जो लगा कुल समय होगा किसके बराबर होगा, वो टी के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में एक साइड आपका क्या है, बराबर है, यहाँ भी आपका औसत चाल है, या कह सकते हैं कि औसत वेग है, यहाँ भी आपका क्या है, औसत वेग है, तो दोनों का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यू प्लस भी बटा 2 बराबर हो जाएगा किसके, एस बटा टी के। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा अगर कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा u प्लस भी बटा 2, और यहाँ पर हो गया t, और बराबर में हो गया s। 2 से यहाँ पर हम गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया u प्लस भी, ये t यहाँ पर आ गया, और बटा में 2 बराबर में किसके हो गया, s के बराबर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं s बराबर हमारे पास आ गया u प्लस भी बटा में 2, और इंटू में हो गया t। हमको एक फॉर्मूला पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। ठीक है, तो s बराबर हमको जो फॉर्मूला लाना है उसमें क्या है, सिर्फ आपका u है, कहीं भी आपका v नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस u को रहने देंगे, पहले वाला u को, और यह जो v है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, तो उसको हम u प्लस ए टी से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी, और बटा में आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, और इंटू में क्या हो गया t। अब यहाँ से हो जाएगा s बराबर u में u से गुना करेंगे 2u, प्लस में हो जाएगा ए टी, बटा में हो गया 2, और इंटू में हो गया t। अब s बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर t से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2u t हो जाएगा, और यहाँ पर अगर t से गुना करेंगे तो a टी स्क्वायर हो जाएगा। मैं t से दोनों में गुना करेंगे, तो t से जब 2u में गुना करेंगे तो 2u t हो गया, और a t में गुना करेंगे तो a टी स्क्वायर हो गया, बटा में आपका क्या हो जाएगा 2। और आपको पता है कि अगर x प्लस वाई बटा अगर जेड लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x बटा जेड, और प्लस में लिख सकते हैं y बटा जेड, मैंने अलग अलग इसको करके लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, s बराबर 2u बटा में लिख देंगे 2, यहाँ पर ए टी स्क्वायर बटा में लिख देंगे 2। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, टी है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस बराबर आपके पास क्या आ गया, यू टी, और प्लस में हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है,
इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक फॉर्मूला और जो है आपका वो वृत्तीय गति से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक वृत्तीय पथ है, ठीक है, इसका त्रिज्या आपको पता है r। तो इसका वृत्तीय पथ पर गतिशील वस्तु का अगर आपको चाल निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका होता है, तो आपको पता है कि चाल वाला फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। चाल को हम लोग v से लिखेंगे, दूरी को हम लोग s से लिखेंगे, समय को t से लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर, और हम आपको बताए थे कि यह वृत्तीय पथ पर अगर कोई वस्तु आपका गतिशील है, ठीक है, तो उसके द्वारा एक बार में तय किया गया दूरी इसके क्या होता है, इसके परिधि के बराबर होता है। और इसका परिधि क्या होता है, तो इसका परिधि होता है 2πr। मतलब कि कोई भी अगर वस्तु इसका एक चक्कर अगर पूरा करेगा तो उसके द्वारा जो तय किया गया दूरी होगा इसके परिधि के बराबर होता है। और इसका परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह जो है ये इसके बराबर है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr बटा में क्या हो जाएगा, t। तो यह फॉर्मूला आ गया v बराबर 2πr बटा में t। किसके लिए, तो वृत्तीय गति के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये आपका तय किया गया दूरी होता है और ये आपका क्या होता है, तय करने में लगा समय होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।